नमस्कार, वीएनएम न्यूज रूम से मैं हूं गायत्री व्यास। विश्व के 212 से ज्यादा देश परेशान हैं कोरोना संक्रमण को लेकर। उसके साथ साथ में आर्थिक मंदी भी उतनी ही सता रही है लोगों को। कहीं लोगों की नौकरियां चली गई है तो कहीं लोग बेघर हो गए हैं। हमारे देश में प्रवासी मजदूर परेशान है तो उन गरीबों के हालात इतने ज्यादा खराब हो रहे हैं जो रोड के किनारे बैठकर छोटे मोटे उद्योग कर रहे थे। पूरे विश्व के आंकड़ों पर नजर डालें तो आज शाम 7 बजे तक कोरोना संक्रमण का दुनिया भर का आंकड़ा हो चला है 42 लाख से अधिक और 2,28,000 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना संक्रमण से। उसके सामने 15 लाख से अधिक लोगों ने दी है कोरोना को मात। भारत देश की बात करें, हमारे देश के आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना संक्रमण 71,000 से पार हमारे हिंदुस्तान में आंकड़ा पहुंच चुका है, जिसमें 23,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है और 2,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना संक्रमण के चलते। गुजरात भी बहुत ज्यादा आगे चल रहा है, बहुत ज्यादा आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। गुजरात में 8,542 कोरोना संक्रमितों की संख्या है। महाराष्ट्र आज पहुंच चुका है 23,401। ये कोरोना संक्रमण के आंकड़े महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वडोदरा शहर में आज 607 पहुंच चुका है आंकड़ा कोरोना संक्रमण का और 27 नए मामले आज उसमें शामिल हुए हैं, जिसको मिलाकर अहमदाबाद में 6,086 कोरोना संक्रमितों की संख्या है शाम 7 बजे तक। शहर की खबरों की ओर रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। वडोदरा में आज नए 27 कोरोना केस, पुराने के साथ अब नए इलाकों में भी कोरोना का प्रसार। सामने आए लॉकडाउन के साइड इफेक्ट, कंपनियां कर्मचारियों को वेतन चुकाने में असमर्थ। और कोरोना महामारी से जूझ रहा स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में, स्वास्थ्य विभाग की कार्यवाही से नाराजगी। और अब देखते हैं शहर की सबसे बड़ी खबर। शहर में आज 27 नए मामले कोरोना संक्रमितों के सामने आए हैं, जिसको मिलाकर कोरोना संक्रमितों की संख्या वडोदरा शहर में हो गई है 607। उसके साथ में 13 लोगों को आज डिस्चार्ज भी किया गया। वडोदरा शहर में आज नए 27 लोग कोरोना संक्रमण का शिकार पाए गए हैं, जिसके साथ अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा शहर में 607 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 171 सैंपल लिए गए, जिसमें से 144 नेगेटिव और 27 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही आज 13 कोरोना संक्रमित मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। यानी अब वडोदरा शहर में कुल मिलाकर 311 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं और शहर में आज कोरोना से कोई मौत दर्ज नहीं हुई है। कोरोना संक्रमण के जो नए 27 मामले आज सामने आए हैं, उसमें कुछ नए इलाके भी जुड़ गए हैं, जिसमें वडोदरा शहर का ओपी रोड का मथुरा नगर, अटलादरा का आर्य एम्पायर, पशाभाई पार्क का राधे अपार्टमेंट, संत कबीर रोड, बीआईडीसी गोरवा जैसे नए इलाकों में भी कोरोना संक्रमण पाया गया है। आईओसीएल से जुड़ी कंपनियों के कर्मचारियों को नहीं मिला है 2 महीनों का वेतन। कर्मचारियों ने आज आईओसीएल गेट पर किया हंगामा। लॉकडाउन में कामदारों के वेतन नहीं रोके जाने के सरकार के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं चुकाए हैं। आईओसीएल से जुड़ी कुछ कंपनियों ने भी 2 महीने का वेतन कर्मचारियों को नहीं दिया है। कर्मचारियों ने गुजर बसर में आ रही दिक्कतों का हवाला देते हुए आईओसीएल के BS6 गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। B&R, अफसोर, एनसोर कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान
बीएसएफ जवानों के साथ उनका घर्षण भी हुआ। बीएसएफ के जवानों ने 2 कर्मचारियों के साथ मारपीट की और उनका मोबाइल तोड़ दिया। दरअसल इन दिनों प्रवासी मजदूर बेरोजगारी से परेशान होकर अपने वतन लौट रहे हैं। ऐसे में इन कर्मचारियों ने भी उनका बकाया वेतन दे दिए जाने की मांग की ताकि वे अपने वतन वापस जा सके। कंपनी के 4000 जितने कर्मचारियों का मार्च और अप्रैल महीने का वेतन बकाया होने की बात इन कर्मचारियों ने मीडिया को बताई। मैं आया गेट पे, हम लोग सब आदमी आया था पैसा के लिए, तो हम लोग बात किया, तो खाली में हम लोग जब बैठ के फोटो ऐसा खींचा उनका, मतलब सबका बात सुन रहा था हम लोग। तो क्या किया कि तू फोटो मेरा खींच रहा है, अभी तो मैं इतना फोटो खिंचा रहा है, तो हम आके क्यों नहीं मार रहे हैं? हम लोग को मारना चाहिए ना। मेरे को मार के और मेरा मोबाइल साहब देखो फोड़ दिया मोबाइल। IOCL में गुजरात में काम करते हैं, 2 महीना से पेमेंट नहीं हो रहा है। अब इसमें हम लोग के आ रहे हैं गेट पर तो मारपीट कर रहा है। पुलिस दरोगा जितना भी है, हम लोग के खाने में घर में खर्ची नहीं है। इसमें गाड़ी भी हम लोग मेडिकल करा चुके हैं, गाड़ी नहीं दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है। हमको बिहार जाना है और इसके लिए हम लोग रूम में, करकट के रूम है, उसमें हम लोग तो छटपटा के कोरोना से नहीं खाना पीना, एक सांझ खाता है, एक सांझ भूखा रहता है और पैसा मांगने पर करता है कि वो दे दिया है, वो कंपनी को, मैं B&R को दे दिया है। आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? क्या करेंगे? हम लोग यहाँ के गेट पर रहेंगे, क्या करेंगे? हम मारल जा रहे हैं। इसे पुलिस CISF वाला मारपीट कर रहा है, पूरा प्रशासन जुटा दिया है। अब मोदी जी कहते हैं कि इतना दे दिए, उतना दे दिए, ऐसे किसी को पैसा नहीं कटा जाएगा। अब पैसा तो मिल नहीं रहा है, मोदी जी कहाँ इतनी घड़ी चलेगा? B&R कंपनी में काम करता हूँ, मुझे 2 महीना से सैलरी साफ नहीं मिला है, रूम में राशन नहीं है खाने के लिए। सरकार बोले है कोरोना है, ये बहुत भयंकर बीमारी है। हमको तो लगता है कि कोरोना से तो नहीं, पर भूखमरी से हम लोग जरूर मर जाएंगे। हम लोग मजदूर हैं, अभी मजबूर है, हम लोग क्या करें? हमारे दुख, हमारे समस्या कोई नहीं सुन रहा है यहाँ पे। इसीलिए आप कहाँ पर खड़े हो? अभी हम लोग गुजरात रिफाइनरी के गेट पर खड़े हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ आए थे अपने स्टाफ से बात करने के लिए। स्टाफ कोई हमारा सुनने वाला कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं, जब तक हम लोग की समस्या का हल नहीं होगा, हम लोग यही गेट पे अपना जान प्राण सब दे देंगे साहब। भले अगर कोरोना से नहीं, हम लोग अपने जान प्राण दे देंगे यहाँ गेट पे। हम लोग तो कोरोना से नहीं, पर भूखमरी से मर रहे हैं। मरेंगे तो ही गेट पर मरेंगे, हम लोग रूम में नहीं मरेंगे। यहाँ पर बहुत सारा रूम मालिक भी है, बहुत अच्छे हैं, पैसा भी नहीं ले रहे हैं, पर बहुत लोग ऐसा भी है जो 1 रुपया भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसीलिए हमारा समस्या को और सरकार से निरोध है, सबसे भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारा सब वर्कर भाइयों का प्रॉब्लम सुने और प्रॉब्लम की समस्या का दूर करे। बस यही मैं सुनना चाहता हूँ। देखो हम कुछ नहीं बोल सकते, है ना, ये हमारा जो PRO डिपार्टमेंट बोलता है, हम नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। जो आपने सिचुएशन देखा, आप लोगों ने देखा, जो सुना वही आप लोगों ने देखा, मैंने भी वही देखा, है ना। योग्य है सर, BSF के एक जवान ने इन लोगों को पीटा है? नहीं, हमारे किसी जवान ने पीटा, आप लोग खड़े थे, हम लोगों ने उनको समझाया। किसी लोगों का बताना है कि हमें नहीं, कि हमारे किसी जवान ने नहीं पीटा, मेरे किसी जवान ने नहीं पीटा। वो जो था उनका अपना इशू था, पेमेंट को लेके इशू था, उनका अपना इशू था। मेरा मैंने खुद सिचुएशन में आके देखा, कोई नहीं पीटा, हमारा कोई जवाब। अभी आपने देखा पुलिस वाले कर रहे थे, समझा रहे थे। चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। कब तक मिलेगी इनको? मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। पेमेंट नहीं हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तो बोला गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो तो हर आदमी को करना है। पेमेंट मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। वेरिफिकेशन हो रहा है, पेमेंट हुआ नहीं हुआ, वो दोनों काम हो रहा है। जब पेमेंट अगर जिनका बचा हुआ है उनका जल्दी मिल जाएगा। लॉकडाउन को 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है और अब लॉकडाउन के साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। कई कंपनियों ने कर्मचारियों को नहीं चुकाए हैं वेतन। कर्मचारियों द्वारा बकाया वेतन दिए जाने की मांग की जा रही है। कोयली निकट धनोरा गांव में स्थित हेटिक इंडिया कंपनी में करीबन 350 जितने कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत हैं, जिनको लॉकडाउन में 15 दिनों की छुट्टी दे दी गई थी। लेकिन अब कंपनी के स्थायी कर्मचारियों के साथ कंपनी शुरू कर दी गई है और सिर्फ 150 लोगों को वेतन चुकाया गया है, जबकि अन्य लोगों का वेतन अब तक बकाया है। कंपनी के इन अस्थायी कर्मचारियों ने बकाया वेतन चुकाने की मांग के साथ कंपनी के बाहर प्रदर्शन किया। पिछले 5 दिनों से ये कर्मचारी वेतन की मांग कर रहे हैं और वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों को गुजर बसर में काफी दिक्कतें आ रही है। अमने पगार मળી નથી રહ્યો, બ્રેક 15 દિવસની આપેલી, પાછા બોલાવવામાં આવ્યા નથી અને આ ગયા મહિનાનો પણ પગાર નથી આપ્યો અને કોન્ટ્રાક્ટરને બોલાવ્યો, કોન્ટ્રાક્ટરવાળાને, તો એવું કહે છે કે કંપનીમાંથી પગાર નહીં મળ્યો અમને, તો અમે તમને નહીં આપી શકીએ। 152 જણો થયો 350માંથી, બીજાનો બાકી છે। ओयो द्वारा संचालित होटल शगुन के कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है वेतन और लॉकडाउन की ये साइड इफेक्ट सामने आई है। ओयो द्वारा की जाती अवैध गतिविधियों को भी इन कर्मचारियों ने उजागर किया।
तालाबंदी को 50 से ज्यादा दिन बीत गए हैं और तालाबंदी में हर तबके के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वे बड़े उद्योगपति हो चाहे छोटे स्तर के कर्मचारी। पिछले 50 दिनों से सभी तरह के रोजगार बंद है। ऐसे में अब कर्मचारियों को वेतन देने में सभी को दिक्कतें आ रही है। अलकापुरी में स्थित होटल शगुन के कर्मचारियों को भी प्रबंधन द्वारा वेतन नहीं दिया गया, न ही होटल की तरफ से खाने पीने का कोई प्रबंध किया गया है, जिससे होटल के कर्मचारी मुश्किल में पड़ गए हैं। कर्मचारियों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वे अपने वतन वापस लौट जाएं। ऐसे में इन कर्मचारियों ने अपनी समस्या वीएनएम के जरिए बयां की। सर, माय नेम इज जितेंद्र, मैं राजस्थान से हूँ और मैं समथिंग यहाँ पे 40 दिन से फंसा हुआ हूँ यहाँ पे, और मेरे साथ में ये दोस्त वगैरह भी है, ये भी महाराष्ट्र से हैं, ये भी फंसे हुए हैं। ये लोग और हम लोग सब यहीं पे सैगुन होटल में जॉब करते हैं। हम यहाँ पे जब आए थे तब इन्होंने हमसे वादा किया था कि आपको खाना और सैलरी पूरा मिलेगा। जब लॉकडाउन लगा तो इन्होंने हमें लगभग 20 से 25 दिन खाना दिया, उसके बाद में हमारा खाना भी बंद कर दिया और हमसे बोलते हैं कि कोई भी पगार नहीं मिलने वाला है, और बोला है कि आप घर जाइए, आपको केवल 500 रुपये देते हैं, इसके बाद में हमारे पास कोई पैसा नहीं है देने के लिए। आप दे रहे हैं कि पैसा मेरे को ओयो से नहीं मिला है, जबकि ओयो से सारा पेमेंट पहले ही हो चुका है। हमने ओयो में बात की है इसके बारे में। सर, मैं शगुन होटल में सर्विस का जॉब करता था नाइट शिफ्ट में। मार्च से लगा था मैं, मगर अभी लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ तब से हम लोगों को पगार ही नहीं दिया इन लोगों ने, एक भी सैलरी नहीं मिला है। पहले 15-20 दिन खाना अच्छे से मिला, उसके बाद में एक दिन मिलता है, एक दिन नहीं मिलता है, जैसे कि मेरे कलीग ने बताया वैसे ही हुआ। प्लस इधर उधर से जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, इधर से बंदे बुलाते बेचारे, गरीब बंदे, आदिवासी भी आते बेचारी, तो उनको भी वैसा ही होता है। 2-2 दिन 3 दिन रुकाते, काम करवाते, पैसा भी नहीं देते, खाना भी नहीं देते और भगा देते। ये बीएमसी का खाना आता था, जो बाजू के भी मजदूर रहते थे, रोड पे भी रहने वाले भिखारी लोग हैं, उनको बांटते थे, उनके साथ में जाके हम लोग खा लेते थे। ऐसा भी हमारा हालत हुआ है। जब वीएनएम टीम ने इस मामले की पड़ताल करनी चाहिए तो पता चला कि ओयो द्वारा इस होटल को संचालित किया जाता है और होटल में अवैध गतिविधियां भी होती हैं। में बहुत सारे ऐसे भी आते थे जो 2-2 घंटे रुकते थे, किसी का मतलब कंडोम का पॉकेट्स या फिर ये सब चीज़ें, बेडशीट पे भी खून वगैरह गिरना, ये सब चीज़ें यहाँ पे होता था। और चीज़ हम लोग हमारे हाथ से साफ करवा देते थे, और होटल में ना हैंड ग्लोव अवेलेबल है, ना मास्क अवेलेबल है, ये सब चीज़ें यहाँ पे होती है। इस करके जो चेकिंग का 24 आवर्स का रहता है, यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे के लिए अगर रजिस्ट्रेशन करके लेते हैं, विदाउट रजिस्ट्रेशन क्या होता है? ये लोग कैसे करते हैं, अभी जैसे कि वडोदरा के बाहर वाले जो आईडी है, एजुकेशन करने आए हैं विजिटर लोग, इनका ओयो से बुकिंग होता है, 2-3 घंटे रुकते हैं और चले जाते हैं, रात को 11-12 बजे आते हैं, चले जाते हैं, ऐसा उनका होता था, ये कंटिन्यूस होता था। ओके, और ये 24 घंटे में कभी भी? हाँ, जेन्युइन फैमिली गिन के अगर 50 कस्टमर आ रहे तो 10-12 फैमिली ऐसी निकलेगी जेन्युइन, बाकी के तो सब ऐसे मिलते थे। रिसेंटली ऑडिटर ने एक बार विजिट किया था, रात को किया था, तकरीबन 10:30-11 बजे किया होगा, तो वो टाइम में कैसे 2 कस्टमर ऐसे मिले जो लोग 7-7 दिन से स्टे कर रहे हैं, मगर उनका एंट्री नहीं है उनके सॉफ्टवेयर में या फिर ऐप्स में। बाकी वो कॉन्ट्रैक्टर ने इधर के एचएम को तो निकाल दिया, मैनेजर को, मगर जीएम का विजिट था, वो जीएम ने डायरेक्ट उनको बोला था जितना भी ये पेमेंट हुआ है वो एचएम भरेगा। तो डायरेक्ट पेमेंट हो गया, यानी रजिस्ट्रेशन भी नहीं आप? हाँ, ऐसा भी झोल होता था। प्लस सबसे बड़ी रीजन बात, जब भाई पहला लॉकडाउन था, कोरोना पेशेंट रुकाया था, उसका भी अप्लाई नहीं था शायद। ओयो कॉन्ट्रैक्टर अल्पेश मुखिडा ने इस मामले बताया कि जब ओयो कंपनी की ओर से उन्हें पैसा मिलेगा, कर्मचारियों को वे वेतन दे देंगे। देश भर में कोरोना के खिलाफ लड़ रहे स्वास्थ्य विभाग पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। शहर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। शहर की जनता से लेकर जनप्रतिनिधियों तक हर कोई स्वास्थ्य विभाग से नाराज है। आज कांग्रेस ने भी कई सवाल खड़े किए स्वास्थ्य विभाग के कार्यप्रणाली को लेकर। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ रहे स्वास्थ्य विभाग की कमियां लगातार सामने आ रही हैं। शहर में कोरोना के कई केस हैं, फिर भी शहर में स्वास्थ्य विभाग की कार्यवाही सटीक नहीं है।
इससे पूर्व भाजपा के 2 विधायक भी स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर अपनी आपत्ति जता चुके हैं। ऐसे में शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत पटेल ने भी इस मामले आवाज उठाई है। आरोग्य तंत्र पर अमे वारंवार रजूआत करी है कि भाई तमे टेस्टिंग करो वडोदरा शहर में, कारण के वडोदरा शहर सेकंड नंबर आवतो होय पॉजिटिव केस में, तो स्वाभाविक वस्तु है टेस्टिंग करवू जोईए। परिस्थिति एवी थाय छे कि तमारी कीटों में खामी आवे छे, जे अमे तमारा ज माध्यमथी तंत्रना माध्यमथी जाणवा मळे छे कीटोनी खामीने लीधे पाછી खेंची ले छे। કેટલીક મેટરમાં અમને એવું જાણવા મળ્યું કે એક જણને પોઝિટિવ આવ્યો હોય અને થોડી બીજી જગ્યાએ ચેક કરે તો નેગેટિવ આવે। બીજી વસ્તુ મહત્ત્વની એ છે કે જ્યારે સરકારે આટલી ગંભીરતા આ કોરોના વાયરસના સમગ્ર વિશ્વ જો કોરોના વાયરસની મહામારીમાં ફસાયેલું હોય ત્યારે તંત્રની વિશેષ જવાબદારી આવે છે। કેટલીક વાર લોકોના તાવ છે કે નહીં એ મશીનો લઈને લોકો રોડ પર નીકળી જાય। અમારે ગઈકાલે જ દેવેશભાઈ અહીંયા છે ઇન્ચાર્જ મેન આરોગ્યના, એમને રજૂઆત કરવી પડી કે ભાઈ તમે જ્યાં સુધીને આરોગ્ય ડિપાર્ટમેન્ટ વડોદરા શહેરમાં આજે આરોગ્યની શાખા 20 થી 25 કોર્પોરેશનની હોય તો ત્યાં પબ્લિકને ટેસ્ટિંગ કરવા જોઈએ। કોઈ પણ કાર્ય કરતા હોય, હું તો કહું છું ભાજપ કે કોંગ્રેસનો કાર્ય કરે ના જવું જોઈએ, કારણ કે જે મેડિકલ વસ્તુ છે એ મેડિકલની વસ્તુ મેડિકલના નિષ્ણાંતો ડૉક્ટરને જ ખબર હોય, બીજા કોઈને ખબર ના પડે। એટલે આરોગ્ય સાથે પણ આવા ચેડાઓ થઈ રહેતા, અમારી રજૂઆત પછી બંધ કરવામાં આવી। ભાજપના જ ધારાસભ્યએ વિરોધ કર્યો હતો કે ભાઈ ગોત્રીમાં જે થઈ રહ્યું છે, તંત્ર ચાલી રહ્યું છે સદંતર રીતે નિષ્ફળ છે, કોઈ સુવિધા નથી મળતી। અમે તો એ પહેલાં વારંવાર રજૂઆત કરી હતી। ગોત્રીમાં એક મેટર એવી આવી કે જે ગોત્રીમાં જે લોકોને પોઝિટિવ કેસ છે એ લોકોને એડમિટ કર્યા હતા, એ લોકો બારીની બહાર આવીને ત્યાં આગળ કોંગડા કરતા હતા, પાણી રેડતા હતા, પોતાના માસ્ક નાખી દેતા હતા, એ માસ્ક લઈને કૂતરાઓ સોસાયટીમાં ફરતા હતા, સોસાયટીઓવાળાએ વિરોધ કર્યા। વાત મહત્ત્વની એ છે કે જ્યારે આરોગ્ય ડિપાર્ટમેન્ટને આ કોરોના વાયરસ એટલે મહત્ત્વની ભૂમિકા આરોગ્ય ડિપાર્ટમેન્ટની હોય। આરોગ્ય ડિપાર્ટમેન્ટની જે ભૂમિકા છે એ ભૂમિકાને લઈને આજે તમે જોઈ લો કે કેટલીક જગ્યાએ મીડિયાના માધ્યમથી પણ જાણવા મળ્યું છે કે સદંતર રીતે નિષ્ફળ ગયું છે। અને અમારી પાસે જે લોકોના ફોન આવે છે કે ભાઈ આ આરોગ્ય ડિપાર્ટમેન્ટમાં કેટલાક પોઝિટિવ કેસ અંદર ગયા હતા, તો એવું કે અમને 2 દિવસ લગીને બેસાડી રાખવામાં આવ્યા, અમને કોઈ ટ્રીટમેન્ટ નહીં કરી। કેટલા એવું કીધું કે અમને 2 ગોળીઓ વધારે આપી દીધી હતી, એ અમદાવાદી જો કેસ હતો। આ બધું અમને જાણવા મળ્યું છે। આજે વસ્તુ એ છે કે કોઈ પણ પ્રજા હોય એ પ્રજાને તમે સુરક્ષિત રાખવા માગતા હોય ને કોરોના વાયરસને લઈ તો આગળ આરોગ્ય ડિપાર્ટમેન્ટની સૌથી મોટી મહત્ત્વની ભૂમિકા હોય છે, જે વડોદરા શહેરમાં ખામી જોઈ રહ્યા છે। વાઘોડિયા રોડમાં જ અમના ધારાસભ્ય ડભોઈના ધારાસભ્ય સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું કે ભાઈ અમારા વિસ્તારમાં પોઝિટિવ કેસ છે, કોઈ ચેકિંગ નથી। અને જે જગ્યાએ તમે કઈ લડત લડી રહ્યા છો એ ડિપાર્ટમેન્ટને ભાન હોવું જોઈએ, તંત્રને ભાન હોવું જોઈએ। દરેક વસ્તુમાં આરોગ્ય ડિપાર્ટમેન્ટની લાપરવાહી દેખાઈ રહી છે વડોદરા શહેરમાં, જેને લઈને વડોદરા શહેરની પ્રજા એકદમ ડરી ગઈ છે કે હવે અમારું થશે શું। તમે લોકડાઉન કરો, તમે રેડ ઝોન જાહેર કરો, તો રેડ ઝોનમાં તમે આજે દરેક જણના ટેસ્ટિંગ કર્યા। હવે એવું કહે છે ભાઈ તમામ લોકોનું, રાવ સાહેબનું અમને મેં એક ઇન્ટરવ્યૂમાં જોયું હતું કે તમામ લોકોનું ટેસ્ટિંગ શક્ય નથી। તો વડોદરા શહેરને તમે રેડ ઝોન જાહેર કર્યું છે તો શક્ય નથી, તો આપણે શક્ય કરવું પડે, એ જ તમારી કામગીરી છે। પણ તમે જે કેસ બતાવો છો જેના સિમ્ટમ્સ નથી, એવા લોકોની કમ્પ્લેન આવી છે કે ભાઈ અમારા સિમ્ટમ્સ કોઈ છે નહીં, તેમ છતાં અમને પોઝિટિવ નાખ્યા અને 1 વીક પછી અમને નેગેટિવ રિપોર્ટ આવ્યો। એવા કેસો જોવા મળ્યા છે। બીજી બાજુ રાવ સાહેબે એવું કીધું કે વડોદરા શહેરમાં જ્યારે લોકડાઉન ખુલશે તો જે કેસો, જે પોઝિટિવ કેસ દેખાતા હશે એ લોકોએ પોતાના ઘરમાં ક્વોરન્ટાઇન થઈ જવાનું, ડૉક્ટર ફોન પર વાત કરશે અને તમને ટ્રીટમેન્ટ કરશે। આ કઈ મેડિકલ સુવિધા છે? જો તમે લોકોને ઘરે જ બેસીને સુવિધા આપવાની હોય, ઘરે બેસીને ડૉક્ટર ફોન પર ટ્રીટમેન્ટ આપવી હોય, તો એવું તો દરેક રોગમાં થઈ શકવાનું છે। એટલે તમે સરકારની વડોદરા શહેરની તો ખાસ વડોદરા શહેરની આરોગ્ય ડિપાર્ટમેન્ટ સદંતર રીતે નિષ્ફળ ગયું છે। और अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए VNM न्यूज। फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा। फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ
पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। गांव तो जाना है, लेकिन ना ही पास में आधार कार्ड है और ना ही जेब में पैसे। ऐसे में आखिरकार गांव पहुंचे तो भला कैसे? ये बात है, ये परेशानी है प्रवासी मजदूरों की। केंद्र सरकार ने तो अपनी ओर से प्रवासी मजदूरों को घर भेजने की व्यवस्था के ऑर्डर राज्य सरकार को दे दिए हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा योग्य सुविधाएं और सुचारू संचालन मुहैया नहीं कराए जाने से हजारों प्रवासी मजदूर दर दर भटक रहे हैं। इन प्रवासी मजदूरों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ना ही आधार कार्ड है और ना ही गांव जाने के पैसे। ऐसे में ये प्रवासी मजदूर फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं, तो गांव तक भला पहुंचेंगे कैसे? वहीं बिहार की ट्रेन की व्यवस्था नहीं हुई होने की वजह से बिहार जाने के इच्छुक प्रवासी मजदूर कई दिनों से सड़क पर बैठकर दिन गुजारने के लिए मजबूर है। पिछले 2 महीना से मैं बड़ौदा में, मेरे घर जाने के लिए सोच रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास आधार कार्ड है, तो हुए मैं इधर पैसा भी टिकट के भरना पड़ रहा है, उसके के लिए मेरे को पैसा नहीं काम धंधा कुछ है नहीं, अभी कैसे मैं जा सकता। मैं जो इधर से मैं जामनगर जाने वाले थे, आधार कार्ड नहीं है और फॉर्म भर जाना पड़ेगा, तो फिर आधार कार्ड मांगेगा। आधार कार्ड और पैसा भी चाहिए उसके लिए। आपके पास आधार कार्ड नहीं है? आधार कार्ड नहीं है। कितने दिन से आप फंसे हैं? 22 मार्च से अभी हो गया 48, 49, 50 दिन तो हो ही गया। ऐसा थे तो खाते पीते थे और नहीं अभी। जी हम लोग 2 तारीख को फॉर्म भरे, आज ला इधर बोल रहा है कि आएगा तो जाएगा, आएगा तो जाएगा। हम लोग कब तक इधर फंसे रहेंगे? उधर जाते हैं तो बोलता है पुलिस वाला कि कलेक्टर ऑफिस जाओ, कलेक्टर ऑफिस जाते हैं तो बोलता है रूम जाओ, रूम वाला बोलता है कि रूम खाली कर दो। किधर रहेंगे? या रोड पर रहेंगे कि किधर मर जाएंगे? हम लोग इधर 2 महीना से लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। इधर में स्टील का काम करते थे जदूस हॉस्पिटल में, उधर से बोल रहा है कि नहीं काम करना है तो खाली करो, उधर काम बंद है। खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं, हम लोग चिवड़ा कुछ कीन के खाते हैं, पानी सानी इधर उधर का भरते हैं, कॉल वॉल जो पीने उने का मिलता है तो भरते हैं, पीते हैं, कौन सास नहीं करने वाला है। सरकार की ओर से स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि मीडिया कर्मी और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोगों को रोका नहीं जाएगा लॉकडाउन के तहत। इसके बावजूद अक्सर पुलिस कर्मचारी अपना रौब दिखाने से नहीं चूकते हैं। ऐसा ही वाकया हुआ आज वीएमसी के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर देवेश पटेल के साथ। शहर में लॉकडाउन का सख्ती से अमलीकरण कराया जा रहा है और ऐसे में पुलिस विभाग द्वारा कई सड़कों को बंद कर दिया गया है। आज वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर देवेश पटेल मांजलपुर के तुलसी धाम निकट से गुजर रहे थे, तब एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा उन्हें रोका गया और बैरिकेड नहीं खोला गया। बैरिकेड नहीं खोले जाने से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर देवेश पटेल काफी वक्त तक परेशान हुए और इस दौरान उनका पुलिसकर्मी से घर्षण भी हुआ। दरअसल सरकारी कर्मचारियों, मीडिया कर्मियों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को नहीं रोकने के आदेश दिए गए हैं। उसके बावजूद पुलिस कांस्टेबल द्वारा रोजाना सरकारी गाड़ी में सवार डॉक्टर देवेश पटेल को रोका जाता है, जिसके चलते आज मौके पर घर्षण देखने मिला। आखिरकार एफ डिवीजन के एसीपी एसबी कुपावत ने बीच बचाव करते हुए मामले को सुलझाया। कोरोना वायरस के कहर के बीच अब हिंदुस्तान में जनजीवन को पटरी पर लाने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है और उसी के भागरूप बहाल हो रही है 52 दिनों के बाद रेल सेवा। मगर अफसोस कि इन रेल की पटरियों पर जिन प्रवासी मजदूरों ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिवारजनों की जिंदगी कब पटरी पर आएगी, ये कहना मुश्किल है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच आज से रेल सेवा को आंशिक रूप से शुरू किया जा रहा है। इसके लिए सोमवार से टिकट बुकिंग शुरू कर दी गई थी। रेल सेवा शुरू करने से पहले रेलवे ने यात्रियों को कई सारे निर्देश दिए हैं, जिनका यात्रा के दौरान पालन किया जाना अनिवार्य होगा। वडोदरा शहर से भी आज आंशिक रूप से रेल यातायात शुरू हो रहा है। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर 3 ट्रेनों को स्टॉपेज मिला है। दिल्ली से निकलने वाली दिल्ली मुंबई, दिल्ली तिरुवनंतपुरम और दिल्ली मडगांव जाने वाली ट्रेन वडोदरा रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। इस पर ज्यादा जानकारी दी वडोदरा डिवीजन के
पीआरओ खेमराज मीना ने। देखिए ऑल सारी जो ट्रेनें हैं वो दिल्ली से चलेगी। ये राजधानी वेस्ट स्पेशल ट्रेनें हैं। इसमें क्या है कि हमारे यहाँ बड़ौदा स्टेशन पे 3 ट्रेनों का स्टॉपेज है और इसमें क्या है कि रिटर्न ट्रिप में भी उनको स्टॉपेज दिया गया है। इस तरह से क्या है कि टोटली जो ऑनलाइन बुकिंग के थ्रू इसमें बुक करा सकते हैं टिकट, क्योंकि स्टेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है और आप IRCTC की वेबसाइट पे ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके बाद में क्या है कि पूरी तरह से ये प्रोटोकॉल रहेगा स्टेशन पे और सोशल डिस्टेंसिंग और जो दूसरे प्रोटोकॉल है, आपको 90 मिनट पहले स्टेशन पे जाना पड़ेगा। इसके बाद में जो चादर और कंबल घर से ही लेके जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको खाना भी घर से ही लेके जाना पड़ेगा। इसमें पूरी तरह से ये प्रोटोकॉल मेंटेन करती हुई ट्रेनें हैं। ये पहला फेस है। इसके बाद में रेलवे बात के बारे में सोचेगी कि उसको ट्रेन को किस तरह उनको चलाना है आगे। देखिए ये जो ट्रेनें हैं, मैंने पहले ही आपको बताया कि ये राजधानी वेस्ट ट्रेनें हैं और ये ट्रेन दिल्ली मड़गांव, दिल्ली त्रिवेंद्रम और दिल्ली बम्बई और उनकी रिटर्न ट्रिप, इस तरह की ट्रेनें, इन ट्रेनों का बड़ौदा स्टेशन पर स्टॉपेज दिया गया है। टोटली जो है ये स्पेशल ट्रेनें हैं। जितना राजधानी का किराया है सेम उसी तरह का इसमें किराया रहेगा। मैं आपको बता दूं ये स्पेशल ट्रेनें हैं और मेजर क्या है कि आप ऑनलाइन बुक करें IRCTC से इन ट्रेनों के लिए। शराबबंदी वाले गुजरात में भाजपा कार्यकर ने शराब पीकर दिया सड़क हादसे को अंजाम और जिस पर कानूनी कार्यवाही का अभाव है। अभी तक कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई है इस कार्यकर पर और इसीलिए कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। शहर के छानी इलाके में परसों रात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर ने नशे की हालत में अपनी कार से बिजली के खंभे की इलेक्ट्रिक डीपी को नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद पूरे इलाके में लाइट चली गई। इस मामले अब तक कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई है, न ही कोई FIR दर्ज हुई है, जिस पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत पटेल ने सवाल उठाए हैं। माध्यमथी मीडिया परिवारना माध्यमथी अमने खबर पड़ी कि भाई एक कार्यकर भाजपना छानीमां दारूना नशामां थांभला पर અથાડીને गाड़ी पलटी खाई गई। दुखनी बात है कि જ્યારે કોંગ્રેસના જ કાર્યકરો ત્યાં પ્રજાની સેવા કરતા હતા, ભૂખ્યાને ભોજન આપતા હતા, તાત્કાલિક કેસ કરવામાં આવતો હતો। આ કેસ કર્યો પણ આ કેસ છાનીના PIએ 24 કલાક પછી કર્યો। જો એ સમયે કેસ કર્યો હોત तो बधा मेडिकल रिपोर्ट आवत, ब्लड रिपोर्ट में खबर पड़त कि भाई आने दारू पीने कर्युं छे। आज परिस्थिति है भाई खाली मात्र कदाच અથાડી छे एनो ज गुनो लागशे। मारू तो नम्र विनंती है कि पोलीस तंत्र ने छूट आपवी जोईए, एमां कोई राजकीय दबाण होवुं ना जोईए, तो आ वडोदरा शहर ने पोलीस अधिकारीओ बचावी शकशे। पण मने एक अंशे देखाई रह्युं छे कि आ राजकीय दबाणने लईने ज पोलीसना हाथ बांधवामां आवे छे અને પોલીસ લોકોને ન્યાય આપવામાં કોઈક જગ્યાએ પાછી પડે છે। આજે પોલીસની જે ભૂમિકા છે કોરોના વાયરસને લઈને, તો આજે જો તાપ તડકામાં 43 ડિગ્રીના તાપમાં આજે વડોદરા શહેરની રક્ષા કરતા હોય અને આવી જ રીતે પોલીસને દબાણમાં કામ કરવું પડે, એ આપણા શહેર માટે યોગ્ય નથી। અને પોલીસની જે ભૂમિકા છે શહેરની રક્ષા માટે, એને સેલ્યુટ છે। પણ આવા જે કેસ થાય છે જેને લઈને મેં તો મેસેજમાં એવું કેટલાક જગ્યાએ જોયું હતું સોશિયલ મીડિયાથી માંડીને કે ભાઈ તમારે દારૂ પીને જો પકડાવવું હોય છૂટવું હોય તો તમારે ભાજપ પક્ષ જોઈન કરવો પડે। આમાં પક્ષ પણ બદનામ થાય છે। એવું નથી કે કોઈ એક વ્યક્તિને લઈને કોઈ પક્ષ નથી ચાલતો કે કોઈ એક નેતાને લઈને પક્ષ નથી ચાલતો, પણ આજે એક નેતા રાજકીય દબાણથી આવા કેસો જો દબાવવામાં આવે તો એ પક્ષની છબી પણ બગડે છે। એટલે મારી તો નમ્ર અપીલ છે કે પોલીસને પોલીસનું કામ કરવા દો। એ ન્યાય કરશે, ગુનેગારને સજા આપવાનો એમની ફરજમાં આવે છે। અને જે રીતે અમારી પણ કેસ કર્યા હતા, ભાઈ તમે ભૂખ્યાને ભોજન આપું, તાત્કાલિક અમારો કાર્યકરને અમે એવું નથી કીધું તમે કેસ કેમ કર્યું, જામીન લઈને છૂટી ગયા, પણ અમારી પર તો ખોટા કેસ કર્યા હતા। તો આજે સાચા કેસને કેમ દબાવવામાં આવે છે? આવા કેસો દબાવવા ના જોઈએ અને શહેરને સુરક્ષિત રાખવામાં પોલીસનો અહમ રોલ છે, એને છૂટ આપવી જોઈએ, એને કોઈ રાજકીય દબાણ ના હોવું જોઈએ। लॉकडाउन की मार और कोरोना के कहर दोनों से बेहाल प्रवासी मजदूर अपने घर जाने मजबूर है, लेकिन सरकारी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। सरकार के द्वारा की गई व्यवस्था
बिल्कुल अव्यवस्था में परिवर्तित हो चुकी हैं और ये प्रवासी मजदूर दर दर भटकने को विवश है। गुजरात में छोटे मोटे रोजगार या मजदूरी के लिए आए देश के अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूर फिलहाल अपने अपने घर लौटने के लिए बेताब है। जिला प्रशासन और रेलवे तंत्र द्वारा प्रवासी मजदूरों को घर भेजने की कवायद की जा रही है, लेकिन इस आयोजन में कई कमियां पाए जाने से वतन जाने के इच्छुक प्रवासी मजदूरों के हाल बेहाल हो गए हैं। कई प्रवासी मजदूर रोज सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं और सुचारू व्यवस्था के अभाव में कई दिनों से भूखे प्यासे गर्मी में तपते हुए यहां वहां भटक रहे हैं। वतन वापसी के लिए आवश्यक पास और अन्य कार्यवाही प्रशासन द्वारा योग्य रूप से नहीं किए जाने से नर्मदा भवन में सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर यहां से वहां भटक रहे हैं। प्रशासन की कमियों के चलते इन लोगों को आ रही दिक्कतों को उन्होंने मीडिया के सामने बयां किया। हम जिला हाथरस के रहने वाले हैं, यूपी। कितनी दिक्कत हो रही है हमारे को सर? इतनी दिक्कत हो रही है कि जिसका कोई जवाब नहीं, ना तो कोई सरकार से हमारे को कोई सहायता मिली है, कैसे भी खाने पीने की किसी भी चीज़ की कोई वो नहीं हमारे को मिली है, कोई सुविधा। अभी कितने दिन से आप यहाँ पे रुके हुए हो और कितनी दिक्कत हो रही है? हमारे को यहाँ जब से लॉकडाउन हुआ आज 50-51 वाला दिन है, उस दिन से न तो कोई सुविधा है, न राशन पानी है। हमने हार मान के यहाँ नर्मदा भवन में हम 8 दिन हो गए वो फॉर्म भर के गए। हमारे को रात को सूचना मिली, हमारे को सूचना मिलते ही हम इधर आए, इधर बुलाए हमारे को नर्मदा भवन में अपने गांव जाने के। हम अपने गांव जाना चाहते हैं। कहाँ पे रहना? इधर हम राजीव नगर न्यू VIP रोड। क्या काम करते हैं? इधर हम लारी धंधा करते थे अपना। कहाँ के रहने वाले हो और कितने दिन? मथुरा की साइड के रहने वाले। कितने दिन से यहाँ पर हो गए? मतलब ये बंद हुआ ना तभी तो आए थे यहाँ। अब नहीं है तो कुछ, जब से कोई धंधा पानी नहीं है तो गांव जा रहे हैं। सरकार कुछ नहीं है, खाने पीने नहीं है, कोई सहायता ही नहीं कर रहा है। कोई क्या करेंगे यहाँ रह के? सरकार की तरफ से कोई सेवा नहीं हुई है। तांदलजा की राइटवे स्कूल में क्वारंटाइन किए गए 49 में से 45 जमातियों के कोरोना टेस्ट नेगेटिव दिया गया डिस्चार्ज। 4 जमाती के रिपोर्ट अभी भी आने बाकी है। वडोदरा शहर में पिछले दिनों देश के विभिन्न राज्यों से करीबन 49 जमाती शहर आए थे, जिन्हें तांदलजा के दारुल उलूम राइटवे स्कूल में क्वारंटाइन किया गया था। इन सभी जमाती के कोरोना टेस्ट भी कराए गए थे, जिसमें से 45 जमातियों के कोरोना टेस्ट नेगेटिव आए हैं, जबकि 4 लोगों के टेस्ट का परिणाम आना अब भी बाकी है। ऐसे में 28 दिनों तक क्वारंटाइन किए जाने के बाद बीती रात 45 लोगों को राइटवे स्कूल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि 4 अन्य लोगों के टेस्ट के परिणाम का इंतजार किया जाएगा। जिन लोगों को डिस्चार्ज किया गया है उन्हें भी फिलहाल घर में ही क्वारंटाइन रहने की सूचना दी गई है। इस मौके पर SOG की टीम भी वहां मौजूद रही। आ कोविड केयर सेंटर में छेल्ला 4-5 दिवस में विविध राज्यों में वडोदरा शहरमांथी गयेली जमातना साथीओने राखवामां आवेल हता, जेमना छेल्ला 3 दिवस में रिपोर्ट करवामां आव्या। ए रिपोर्ट नेगेटिव आवता आज रोज तेमने अहींयाथी रजा आपी घरे क्वॉरंटाइन करवानुं सूचन आवेल। दारुल उलूम तांदलजा बड़ौदा की तरफ से जितने भी लोगों ने ताउन किया, जैसे कि बड़ौदा मुस्लिम डॉक्टर एसोसिएशन, हेल्थ सेंटर के जितने भी लोग हैं, इसी तरह SOG डिपार्टमेंट का स्टाफ, इसी तरह JP पुलिस स्टेशन का स्टाफ, इसमें शुक्रगुजार हूँ। मैं हैदराबाद जमात से आया था माशाल्लाह, और यहाँ पे आकर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो दारुल उलूम के जो जिम्मेदारान है, मुफ्ती आरिफ साहब है, मौलवी अयूब साहब है, अशफाक भाई है और दूसरे भी जो इनके अंडर में जो लड़के काम कर रहे हैं माशाल्लाह, उन्होंने हमारी बहुत अच्छी से खिदमत की है। और यहाँ की जो पुलिस अहबाब थे जो यहाँ पे रात में भी जो देते थे, उनकी जवाब फ़र्ज़ पूरा करते थे, उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सपोर्ट किया हमको। આજે રાઇટવે સ્કૂલ દારુલ ઉલૂમ સંચાલિત આ સ્કૂલ છે। આ સ્કૂલને સૌપ્રથમ તો આપણા ડૉક્ટર વિનોદ રાવ સાહેબ, કમિશનર સાહેબ, આપણા કલેક્ટર શ્રી શાલિનીબેન અગ્રવાલ સાહેબ મેડમ, તેમજ હેલ્થ ઓફિસર દેવેશ પટેલ સાહેબ, એ લોકો આ સેન્ટર તરીકે એને પસંદ કર્યું, એ બદલ એમના આભારી છે। અમોને અમારી આ સંસ્થાને દારુલ ઉલૂમ સંસ્થાને આ એક સેવા, દેશની જ્યારે મહામારીનો સમય છે તો એમાં એક સેવા કરવાનો મોકો આપ્યો, એ બદલ અમે એમના આભારી છે। આજે કોવિડ કેર સેન્ટરમાં
અલગ અલગ જગ્યાએથી જમાતના જે સાથીઓ હતા એ લોકોને ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં આવ્યા હતા હાલ, અને એ ક્વોરન્ટાઇન કરેલા ટોટલ 49 જણ હતા. એ 49 પૈકી 45 લોકોને આજે ઘરે મોકલી દેવામાં આવ્યા છે અને હોમ ક્વોરન્ટાઇન હવે કરવામાં આવશે. એ કમિશનર શ્રી, પોલીસ કમિશનર શ્રી અને મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રીની ગાઈડલાઈન આધારે એ રીતે કરવામાં આવેલું છે. भारतीय नागरिकों को वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास जारी है. भारतीय नौसेना द्वारा मालदीव के पोर्ट ऑफ माले में 698 भारतीय नागरिकों को समंदर मार्ग से भारत वापस लाया गया. कोरोना महामारी के बीच भारत के 698 नागरिक मालदीव्स के माले में फंसे हुए थे. फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार की सहमति लेकर ऑपरेशन समुद्र सेतु का आयोजन किया गया और इसी ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना का जहाज INS जलाश्व 698 नागरिकों को लेकर मालदीव से कोच्चि वापस लौटा है. इन नागरिकों में 103 महिलाएं और 595 पुरुष शामिल थे. वहीं मिल रही जानकारी के मुताबिक INS जलाश्व में मौजूद इन 698 नागरिकों में 19 गर्भवती महिलाएं भी थी. फिलहाल मालदीव के माले में भी पूरी तरह से लॉकडाउन लागू है, इसलिए लोगों को वापस लाने से पहले उनकी स्क्रीनिंग और अन्य जरूरी जांच की गई, जिसके बाद ही उन्हें शिप पर चढ़ाया गया. मुंबई VNM टीवी संवाददाता महेंद्र परीख को जनसंपर्क अधिकारी मुंबई डिफेंस द्वारा दी गई रिपोर्ट. आधुनिक नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है. शहर में नर्सिंग स्टाफ के लिए विशेष आयोजन हुआ मध्य गुजरात की सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल SSG में. शहर के SSG अस्पताल में आज इंटरनेशनल नर्सिंग डे मनाया गया. आधुनिक नर्सिंग की प्रणेता फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जन्म जयंती पर मनाए जा रहे इस दिवस पर अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ का विशेष रूप से धन्यवाद अदा किया गया. इन दिनों कोरोना वायरस से पूरा विश्व जूझ रहा है और ऐसे में सभी कोविड-19 हॉस्पिटल का नर्सिंग स्टाफ अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों की जान बचाने में जुटा हुआ है. ऐसे में SSG अस्पताल प्रबंधन ने उनका धन्यवाद अदा करते हुए कोविड-19 महामारी से लड़ने पर शपथ भी दिलवाई. इस मौके पर SSG के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजीव देवेश्वर, SP मेघा तेवर, हेड नर्स डॉक्टर और अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ की उपस्थिति रही. आज रोज आप बधाने खबर हशे के इंटरनेशनल नर्सिस डे નું સેલિબ્રેશન કરવામાં આવી રહ્યું છે વિશ્વભરમાં, અને એના જ ભાગરૂપે એક નાના સ્વરૂપમાં આપણે SSGમાં એક પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે, જેમાં અમારા કોરોના વોરિયર્સ જેમને કે એમની જાનનું જોખમથી કામ કરી રહ્યા છે એવા બધા જ નર્સિસ અને બીજા નર્સિસ જે બીજા ડિપાર્ટમેન્ટમાં કામ કરી રહ્યા છે એમનું બહુમાન માટે આ પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યું છે. અમે બહુ જ શુક્રગુજાર છે અમારા નર્સિંગ ફેકલ્ટીના, જેમના સપોર્ટથી અમે કોવિડ-19ની લડાઈ લડી રહ્યા છે. છેલ્લા 3 મહિનાથી અમે લડાઈ લડી રહ્યા છે અને એ લડાઈમાં અમે સક્સેસફુલ પણ થયા છે. ઘણા બધા પેશન્ટો, ઓલમોસ્ટ 50% પેશન્ટ્સ જે અમારે ત્યાં એડમિટેડ હતા એ સારા થઈને ઘરે ગયા છે, અને એમનો શ્રેય આ નર્સિંગ ફેકલ્ટીને ચોક્કસપણે છે. અને આ એક રીત છે કે અમે એમનું ઋણ માનીએ અને એની સાથે અમે એમને પ્રોત્સાહિત પણ કરીએ, જેનાથી આ કોવિડ-19ની લડાઈ ભવિષ્યમાં લડવા માટે અમે સાથે બધા ભેગા થઈને उत्तम कामगिरी करी. लॉकडाउन से गरीबों और जरूरतमंद को आ रही दिक्कतों में RSP के नगर सेवक राजेश आयरे कर रहे हैं लोगों की सहायता. कोरोना महामारी से हुई तालाबंदी से गरीब और जरूरतमंद काफी परेशान है. ऐसे में वार्ड नंबर 9 के RSP काउंसिलर राजेश आयरे, पूर्णिमा आयरे, हेमलता गौर द्वारा जय साईनाथ एजुकेशन ट्रस्ट अंतर्गत ऐसे लोगों को अनाज का वितरण किया जा रहा है.
विधवा, विकलांग और अन्य जरूरतमंद लोगों को राशन किट का वितरण कर आरएसपी के नगर सेवकों द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाया जा रहा है। नगर सेवक राजेश आयरे ने शहर के रिक्शा चालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले पर ध्यान देने की गुजारिश भी की है। पिछले 50 दिनों से तालाबंदी है और ऐसे में रिक्शा चालकों का धंधा ठप पड़ा है। सरकार से रिक्शा चालकों को आर्थिक सहायता दिए जाने की उन्होंने मांग की है। અમારા કપરા સમયની અંદર આરએસપી રાજેશભાઈ આયરે પછી એમનું ટસ એ જ ઊભું રહી છે અમારા એરિયાની અંદર। અત્યાર સુધી કોઈ રિક્ષાવાળાની સામે જોયું નથી, કોઈ વસ્તુ આપવા આવ્યા નથી। રાજેશભાઈ અમારે સેનિટાઇઝિંગ, શાકભાજી લઈને એમની ખબર હતા, દવા દારૂ બધું એ જ પહોંચાડે છે। અત્યાર સુધી કોઈ આવ્યું નથી અમારા ત્યાં, અને આવે છે તો ચહેરા જોઈને એ લોકોને જે કંઈ આપવાનું છે એ આપીને નાહી જાય છે, અને બીજી પબ્લિકને કે રિક્ષાવાળાને કોઈને ખબર પડતી નથી। અમારી સામે જ આ દાખલા છે, એટલે એમનો આભાર અમે કોઈ દિવસ ના ભૂલીએ। અને તૈયારીમાં આવી જાય છે, એવું નહીં કે અત્યાર સુધી નહીં બીજેપી આવ્યું, નથી કોંગ્રેસવાળા આવ્યા કે નથી કોઈ બીજું, અહીં કોઈ આવ્યું જ નથી। ખાલી આ રાજેશભાઈની જ મહેરબાનીથી અમારો એરિયો ચાલી રહ્યો છે। સાઈનાથ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા તમે જુઓ છો કે આજે સમગ્ર વિશ્વભરની અંદર અને એમાં પણ જ્યારે ભારત દેશ હોય, ગુજરાત હોય અને વડોદરા શહેર એ સંસ્કારી નગરી છે। સાઈનાથ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ હંમેશા કોઈ પણ ધાર્મિક હોય, કોઈ ભૂકંપની પરિસ્થિતિ હતી કે પછી પાણી ભરાવાના વિષય હોય કે સાથે સાથે આવી મહામારી હોય, ત્યારે બધા જ લોકો અહીંના દરેક યુવાનો, અહીં જે યુવાનો અમારા કામ કરી રહ્યા છે, આ કોઈ સાઈનાથની રાजेश આયરેની ટીમ નહીં પણ સંપૂર્ણ જે મારી ટીમ જે કામ કરી રહી છે। આજે 50 દિવસ સુધી એમને ખબર નથી કે ઘરની અંદર કેવી રીતે રહેવા। દરેક લોકો પોતાના જીવના કદાચ કીટ કાં તો પૈસા કાં તો સેનેટાઇઝિંગ હશે, શાકભાજી હશે, લોકોના ઘરના 13મા માળ સુધી પણ જઈને સેનેટાઇઝિંગ કરવું, નીચેના ફ્લોર પર કરવું, દરેક ઘરોમાં શાકભાજી વેચવી, સાથે સાથે દરેક લોકોના કોઈ હોમ ક્વોરન્ટાઇન હોય એને મળવા જવું, એના ઘરનું સેનેટાઇઝિંગ કરવું। કે તમે જોઈ રહ્યા છો કે એક સૌથી વધારે કીટો વેચવા પણ દરેક ઘરે ઘરે જવું, કોઈ વિધવા હશે, કોઈ વિકલાંગ હશે, સાથે સાથે અમારા ત્યાં જે ગરીબ વિસ્તારો છે અને હવે પછી જે છે હવે રિક્ષાવાળા અમે બીજી જગ્યા હમણાં જઈ રહ્યા છે જ્યાં રિક્ષાવાળા પણ છે। આ લોકોને માટે સરકાર હજુ પણ શું ખબર નહીં શું કરે કે ના કરે, પણ સાથે સાથે સમાજની પણ અમારી જવાબદારી છે। મારા સાથી કોર્પોરેટર હેમલતાબેન ગોર, સાથે પૂર્ણિમા અને અમારું સમગ્ર ફેમિલી, આ એક આ વિસ્તારની આ સમગ્ર દેશ એક ફેમિલી છે। આ મહામારીમાંથી બચવા માટે તમે આજે પણ જુઓ છો કે કીટનું વિતરણ સાથે સાથે માસ્ક પણ આપવામાં આવ્યા છે। शहर में सुपर स्प्रेडर बन सके ऐसे सब्जी विक्रेता अभी भी बरत रहे हैं लापरवाही। बिना हैंड ग्लव्स के सब्जियों का हो रहा है अभी भी वितरण। गुजरात में सब्जी विक्रेता सुपर स्प्रेडर के रूप में उभरकर सामने आए हैं। ऐसे में सुपर स्प्रेडर की वडोदरा शहर में भी जांच जारी है और हर 3 दिन में उनका स्क्रीनिंग किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन सब्जी विक्रेताओं को मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने को कहा गया है, लेकिन अभी भी शहर में कई विक्रेता बिना हाथों को सैनिटाइजिंग किए और बिना हैंड ग्लव्स पहने सब्जियों का वितरण करते हुए नजर आते हैं, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता नीलेश ब्रह्मभट्ट ने आवाज उठाई। सब्जी की लारी वाले से जब पूछा गया कि आपने हैंड ग्लव्स क्यों नहीं पहने हैं, तो जवाब था लारी में रखे हैं, और सैनिटाइजर का पूछा तो बोतल दिखाकर कहा हम रखते हैं, मगर इसका इस्तेमाल करते हैं या नहीं उसका जवाब उनके पास नहीं था। आप जुओ कि कोरोना वायरसनी महामारी ज्यारथी शरू थई छे त्यारेथी विपक्ष होय के प्रजा होय तमामे सरकारने सहयोग आप्यो छे। लॉकडाउन 1, 2, 3 તમામમાં સરકારે જે સલાહ સૂચન કર્યા તે પ્રમાણે પ્રજા અને વિપક્ષે સહયોગ આપ્યો છે, પણ આપ જુઓ કે સરકારની જાહેરાત હોય કે સરકારની સહાય હોય તે માત્ર ને માત્ર મીડિયા, ટીવી સામે અને પ્રેસ કોન્ફરન્સ પૂરતી સીમિત રહી છે। આપણે વડોદરા મહાનગરપાલિકાની વાત કરીએ તો શ્રમિકોને ભાડું કોંગ્રેસ આપી રહી છે, ભૂખ્યાને ભોજન તો તમે જુઓ ઇસ્કોન મંદિર છે કે કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર ચિરાગ ઝવેરી કે અકોટાના ડૉક્ટર વિજય શાહ કરી રહ્યા છે। તેવી જ રીતના વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ જાહેરાત કરી દીધી કે ફળ, ફ્રૂટ અને શાકભાજીવાળા હેન્ડગ્લોવ્સ અને માસ્ક ફરજિયાત પહેરવા, પણ વડોદરાના આઉટર રિંગ રોડ પર આપ જુઓ તો 90% ફ્રૂટ અને શાકભાજી લારીવાળા પાસે હેન્ડગ્લોવ્સ નથી। એટલે સરકારની માત્ર જાહેરાતો
પ્રેસ કોન્ફરન્સ અને મીડિયા પૂરતી સીમિત રહી છે અને હું સરકારને કહેવા માગું છું કે લોકડાઉન તમે કર્યું પણ ત્યારબાદ સરકાર અને સરકારી અધિકારીઓએ જે કામગીરી કરવી જોઈએ તે કરવામાં નથી આવી। તેથી જ વડોદરા શહેરમાં લોકડાउन હોવા છતાં કોરોનાના કેસ વધી રહ્યા છે। पिछले कई दिनों से लॉकडाउन के चलते यातायात बंद था, जिसके चलते वडोदरा में और बाहर सड़क हादसों में काफी कमी आई थी। लेकिन अब लॉकडाउन में रियायत मिलने लगी है, ऐसे में सड़क हादसे भी दर्ज होने लगे हैं। वीआईपी रोड के वुडा सर्कल पर टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी की टक्कर से बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। GJ34AP3699 नंबर की बाइक पर सवार होकर बाइक चालक जा रहा था। उस दौरान साइड से गुजर रही GJBT2367 टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी के साथ टकराने से बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ और मौके पर ही बाइक चालक की मौत हो गई। टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी 13 प्रवासी मजदूरों को छोड़ने वडोदरा से उत्तराखंड जा रही थी। उस दौरान ये सड़क हादसा हुआ। मृतक को 108 के जरिए एसएसजी अस्पताल पहुंचाया गया है। કારેલીબાગનો આ વીઆઈપી રોડ છે અને વીઆઈપી રોડ પર હાલમાં કોરોના લોકડાઉનના કારણે ફક્ત એક જ રોડ ચાલુ છે। બ્રિજ પરથી આવતા હોય એના માટે પેલો રોડ ચાલુ છે, પણ બ્રિજના અમિતનગરથી આવતા એના માટે રોંગ સાઈડથી આવવું પડે છે। આજે રોંગ સાઈડથી આવવાના કારણે અકસ્માત થયો છે ને અકસ્માતે જે વ્યક્તિનું અહીંયા મૃત્યુ થયું છે। કોઈને કોઈ રીતે બંને રોડ હમણાં ચાલુ રાખવો જોઈએ। વીઆઈપી રોડ છે, આ રોડ પર એક પણ બમ્પ નથી એવું કહેવામાં છે। અહીંયા માધાંતર એટલે મોટા મોટા રાજકારણીઓ અધિકારીઓ આવવાના કારણે અહીંયા કોઈ જાતના બમ્પ નથી ને આ બમ્પ ન હોવાના કારણે આજે અકસ્માત થયો છે અને અકસ્માતે એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું છે। રોંગ સાઈડ આવે છે એટલે પોલીસની અહીંયા બેદરકારી તો જાણી શકાય, કેમ કે કોઈ બમ્પ છે નહીં। બમ્પ છે ને એટલે બધા ફૂલ સ્પીડે આવતે છે। લોકડાઉન છે, વડોદરા શહેર રેડ ઝોનમાં છે, પરંતુ પબ્લિક પણ જનતા પણ અહીંયા વધુમાં વધુ અવર જવર કરે છે। વારંવાર જાણ કરવા છતાં રેડ ઝોન વડોદરા શહેર તો આટલી બધી ટ્રાફિક કેમ અહીંયા હોય છે? અને આ વીઆઈપી રોડ છે તો વીઆઈપી રોડ પર રોંગ સાઈડે ટ્રાફિક વ્યવસ્થા જાળવવી જોઈએ, પરંતુ પોલીસ પણ છાંયડામાં હાલમાં બધે બેસી રહ્યા છે, કોઈ જગ્યાએ ટ્રાફિકનું સંચાલન કરતા નથી। નથી, સહેજ સ્પીડ નથી। અહીંયા ભાઈ સ્લીપ ખાઈ ગયા, પાછળના ટાયર મારા સીધા અંદર આવ્યા। ગાડી આવતા પહેલા સ્લીપ થઈ ગયા? હા, ગાડી પહેલા એ સાઈડ પર સ્લીપ ખાધી ને મારી ગાડી પાછળથી આવતી હતી ને એકદમ ગબડીને મારી ગાડીના પાછળના ટાયરમાં આવે। મેં જતો તો અહીંથી બધાને છોડવા જતો હતો। કઈ કંપનીમાં ગાડી? કંપનીમાં નહીં, આ જે પેલા શ્રમિકો છે એમને છોડવા જતો હતો। પરમિશન છે ને બધું છે। અહીંથી લેવાના હતા મારા સરદાર એસ્ટેટ આગળથી, એટલે ત્યાં જતો। ગાડી रंजन चढ़। पिछले 150 साल से इलोरा पार गोरवा रोड पर लोगों को छांव देने वाला पेड़ धराशायी हुआ। प्रकृति को प्यार करने वाले लोगों ने इस हादसे से दुख व्यक्त किया। इलोरा पार गोरवा रोड पर आए अभय नगर में 150 साल पुराना एक पेड़ था जो धराशायी हो गया। यूं तो इन दिनों शहर लॉकडाउन है, लेकिन प्रकृति खिली खिली सी दिखाई पड़ रही है। सड़कों पर वाहन व्यवहार बंद होने से प्रदूषण नहीं है और प्रकृति जो खुद दूसरों को शुद्ध हवा देती है, इन दिनों स्वच्छ माहौल में सांस ले रही है। ऐसे में 150 साल पुराना पेड़ धराशायी होने से इलाके के लोगों की भावनाएं आहत हुई है। इस पेड़ की विशेषता ये थी कि साल में 6 महीने पेड़ पर फूल आते थे, जबकि अन्य 6 महीने इस पेड़ से पत्ते झड़ जाते थे। 150 वर्ष पुराने पेड़ के धराशायी होने से इलाके के लोगों ने कोई खास परिजन गवा दिया होने जैसा दुख महसूस किया। અમારા વિસ્તારમાં આશરે 150 વર્ષથી વધારે જૂનું ગેલું કરીને એક નામ છે, એનું ઝાડ હતું। જે ઝાડ તમારે 6 મહિના લીલા પાન અને 6 મહિના આખું સૂકું હોય, તમને એવું લાગે કે આ પાન કશું છે જ નહીં આ ઝાડ પર। ઝાડ એક અજાયબી શેપવાળું બી, તમને એવું લાગે કંઈક અજાયબી છે। પૂજા બી અહીંયા લોકો દીવો બીવો કરતા હતા અને ગામના લોકોને એવું કહેવું છે કે અમે વર્ષોથી આ ઝાડને જોઈએ છે, એટલે આ ઝાડ અજાયબી। તો આજે સવારના સુમાળે કંઈક એક સાઈડની ડાળ ધડામ લઈને જમીન પર પડી, પણ ઝાડ આજે વૃક્ષ આપણને સાચવે છે એવી રીતના આજે પણ વૃક્ષે જ્યારે પડતી વખતે કુદરતી આજુબાજુમાં મકાનો હતા, કોઈને નુકસાન થવા દીધું નથી, એટલે વૃક્ષ મરતા મરતા બી પોતાની છાપ છોડીને જાય છે। बंद पड़ी कंपनी में प्रदूषण फैलाने का गोरख धंधा उजागर हुआ है। मुंबई से लाया गया केमिकल वेस्ट जमीन में बहाकर फैलाया जा रहा था और हो रहा था जमीन प्रदूषण। सावली के भादरवा निकट अंडर कंस्ट्रक्शन और हाल में बंद पड़ी सिनर्जिया कंपनी के अंदर के हिस्से में मुंबई की कंपनी द्वारा केमिकल वेस्ट एक गड्ढा कर बहाया जा रहा था।
इस दौरान एलसीबी की टीम ने पूर्व सूचना के आधार पर कंपनी पर छापेमारी की और छापेमारी में केमिकल वेस्ट का निकाल कर रहे 3 आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया। इन तीनों को गिरफ्तार कर सिनर्जिया लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर के खिलाफ प्रदूषण फैलाने का मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की गई। खबरों के साथ में एक और बात आज जरूर मैं कहना चाहूंगी और इसी बात को लेकर हम कुछ ऐसे वॉरियर्स के साथ में बात भी करने वाले हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। अक्सर हम कहते हैं कि भगवान ने कहा, भगवान ने सोचा कि मैं हर जगह नहीं पहुंच पाऊंगा, इसीलिए भगवान ने माँ को बनाया। मगर भगवान को एक और ख्याल भी आया होगा कि बीमार के पास में मैं नहीं पहुंच पाऊंगा और कभी कभी परिवार के सदस्य भी उनके पास में नहीं इतना ज़्यादा पहुंच पाते हैं, इसीलिए भगवान ने बनाया नर्स को। डॉक्टर को हम भगवान ज़रूर कहते हैं, मगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो 85% नर्सिस हैं जो हर बीमार के पास में भगवान बनकर खड़े रहते हैं और साथ साथ में एक ऐसा संदेश देते हैं कि जहाँ पर ऐसा कहते हैं ना कि जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ ऊपर वाला हमारे लिए सोचता है। यहाँ पर एक बीमार व्यक्ति के लिए परिवार से या हर जगह से उसे मायूसी मिलती है तो उसके लिए एक व्यक्ति खड़ा होता है और वो होता है नर्स से जुड़ा हुआ वो व्यक्ति जो कतई ये नहीं सोचता कि मुझे खून से डर लगता है या मुझे किसी भी बुरी हालत में ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हालत में व्यक्ति है और उसके पास में नर्स न जाए। इसीलिए आज के दिवस को पूरा विश्व मना रहा है और आज हम ऐसे ही कुछ वडोदरा शहर की नर्स से बात करने वाले हैं जिनके बहुत ही बड़े एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से वो सेवाएं दे रहे हैं अपनी और स्वास्थ्य से जुड़े हुए हर पहलू पर अपना योगदान दे रही है। हमारे साथ में जो बात करने के लिए जुड़ेंगे वो जो नर्स हैं वो है चित्रा कुमार, जिनके पास में 26 साल का अनुभव है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है जीएनएम नर्सिंग से और 10 साल से बड़ौदा हार्ट और ट्राई कलर अस्पताल से वो जुड़ी हुई हैं। रिचल राठौड़ जो नहीं जुड़ पाएंगी हमारे साथ में, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरवाइजर है और उनके पास में 18 साल का अनुभव है। चित्रा कुमार के पास 26 साल का है, रिचल राठौड़ के पास में 18 साल का अनुभव है। वो इसीलिए हमारे साथ में नहीं जुड़ पाएंगी क्योंकि आज पूरा विश्व जिस महामारी से जूझ रहा है, जिस महामारी के संकट में है, कोविड-19, उसी के मरीजों की सेवा में वो कार्यरत है। इसीलिए आज हमसे बात करने नहीं जुड़ पाएंगी, मगर उनको हम सलाम करते हैं। कोमल जोशी हमारे साथ जुड़ी है, आईसीयू इंचार्ज है और उनका अनुभव भी 7 साल से ज़्यादा का अनुभव है। पिछले 1.5 साल से वो जुड़ी है ट्राई कलर अस्पताल से। सेलिना राठौड़ फ्लोर इंचार्ज है जीएनएम नर्सिंग में, 4 साल का उनका अनुभव है, 2 साल से वो ट्राई कलर अस्पताल से जुड़ी हुई हैं। कोकिला सरोज हमसे जुड़ने वाली हैं, जीएनएम नर्सिंग फ्लोर इंचार्ज, 8 साल से वो सेवाएं दे रही हैं उन मरीजों को जिसके पास में हरदम परिवार का सदस्य भी खड़ा नहीं रहता और नर्सेस खड़ी रहती है। जैसी राजू आईसीयू इंचार्ज है, मगर वो हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, उनके पास भी 26 साल का अनुभव है। इतनी बड़ी लंबी जर्नी जब एक व्यक्ति निकाल देता है अपने जीवन के इतने सारे साल, तो उनके अच्छे और बुरे बहुत सारे अनुभव होते हैं। और आज जब हम और पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे मना रहा है तो ऐसे अनुभव हमसे कोई बांटे वो हम ज़रूर चाहेंगे। इसीलिए वीएनएम इन सब को लेकर आया है आपके सामने और हम सबसे पहले इन सभी को सलाम ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। चित्रा कुमार, आपसे बात शुरू करेंगे। और सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि इस फील्ड में आपको आने की प्रेरणा कहाँ से मिली?
मैडम +2 के बाद मुझे ये प्रोफेशन मैं खुद सेलेक्ट किया है। मुझे मेरे इंटरेस्ट से ही सेलेक्ट किया है, किसी ने फोर्स नहीं किया है। जी। और नर्सिंग प्रोफेशन बहुत नोबल प्रोफेशन है, इसलिए मैंने खुद सेलेक्ट किया मैडम। जी। और अभी भी खुशी से ही कर रही हूँ। 1990 से मैं नर्सिंग किया, 93 में मैंने पास आउट हो गया है। तब से 16 ईयर्स जैसे मैं ओटी, जनरल ओटी, कार्डियक ओटी सब काम किया हुआ है मैडम। उसके बाद अभी 10 साल से नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में ही काम कर रही हूँ, बरोड़ा हार्ट एंड ट्राइकलर हॉस्पिटल। बहुत खुश है मैं इस प्रोफेशन में। बाकी सब प्रोफेशन में अपना अपना खुशियां मिलता है, लेकिन इस प्रोफेशन में जितना हमें मन से काम करने मिलता है ना मैडम, वो बहुत ज्यादा है। बहुत अच्छे से करने सब सिचुएशन अच्छा मैनेज कर पाता हूँ, बहुत खुशी से कर रहा हूँ। सेटिस्फेक्शन सबसे अहम मुद्दा होता है हर एक व्यक्ति के जीवन में, मगर जिस तरह चित्रा कुमार जी बता रही हैं कि नोबल फील्ड है ये, और नोबल फील्ड की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं, जैसे मैं बिल्कुल बुराई नहीं कर रही हूँ कि डॉक्टर और नर्स में कोई कंपैरिजन भी नहीं कर रही हूँ, मगर एक डॉक्टर जब अपने पेशेंट को एक लिमिट तक देखता है कि उसको जांच लिया, उसके बाद में उसको दवाई प्रिस्क्राइब कर दी, उसके बाद में उनकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद सबसे बड़ी ड्यूटी शुरू होती है नर्सिंग स्टाफ की। और नर्सिस जब एक पेशेंट के पास में होती है तो सिर्फ और सिर्फ उनके स्वास्थ्य के लिए वो परेशान नहीं होती है या उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सिर्फ सेवाएं नहीं देती है, उनका काउंसलिंग भी करती है। तो चित्रा जी, मैं ये बात ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपके अच्छे बुरे अनुभव, क्योंकि हर मरीज़ छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी मायूस जल्दी हो जाता है, तो आप ऐसे मरीज़ को कैसे ट्रीट करते हैं, किस तरह से आप उनके साथ में पेश आते हैं कि वो उनकी मायूसी से बाहर निकले और जल्द से जल्द ठीक हो? मैडम, पेशेंट्स कभी कभी गुस्सा हो जाएगा हमारे ऊपर, रिलेटिव्स का भी गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन ये प्रोफेशन में हम लोगों को शांति से उनके साथ बात करना पड़ेगा, उनको काउंसिल करना पड़ेगा। पेशेंट ऑलरेडी वो दुखी होता है, उनका पेन होता है, सब हर तरह से प्रॉब्लम होता है, फैमिली भी डिस्टर्ब होता है, सब कुछ है। तो उनको हमें प्यार से समझाना भी पड़ेगा। अगर वो हमारे ऊपर गुस्सा करे तो भी हमें उनको बिल्कुल गुस्सा कर नहीं सकते। रिलेटिव से भी ऊपर भी, पेशेंट के ऊपर भी उनको शांति से समझाने का और पॉजिटिव एटीट्यूड में हमें बनाना है। वो नेगेटिव सोचेगा, उनको हमें बार बार पॉजिटिव लाना है, उनका काउंसलिंग करना है और घर पे जाके भी उनको कैसे करना है, सब तरह से हमें खुद एक नर्स होके उनको सिर्फ मेडिसिन देना नहीं है उनका काम। उनका पेशेंट का पूरा हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री पूछ के उनको क्या क्या प्रॉब्लम है सब शांति से सुनो, उसको अच्छे से कम्युनिकेट करो, उसका काउंसलिंग करो और उनको बार बार अटेंड करो। ये सब कुछ करके एक पेशेंट को बाहर ला सकते हैं। अलग अलग टाइप का पेशेंट मिलता है। जी जी। कोई बहुत शांति से होते हैं, कोई बहुत गुस्सा वाले होते हैं, तो सबको अपने अपने, हमें उसमें साइकोलॉजी हम पढ़ता ही है नर्सिंग में जी, हमें उनको डील करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और साइकोलॉजी जी जी, बताइए बताइए। डिफिकल्ट सिचुएशन आते हैं मैडम, लेकिन उनको एक्सपीरियंस के हिसाब से हम कवर करना सीखते हैं। बिल्कुल, अनुभव ही काम लगता है। बहुत सही बात है। और आप तो 10 साल से बरोड़ा हार्ट और ट्राइकलर से जुड़ी हुई हैं। अब कोमल जोशी से बात करेंगे। कोमल, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपको भी हम सलाम करते हैं। हमेशा इस फील्ड से, देखिए ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, इसलिए सब लोग अपना, जैसे अभी सभी को हम बता रहे हैं, तो सबसे पहले इनकी ड्यूटी है कि वो खुद सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करें, और वही कर रहे हैं। कोमल, क्या शेयर करोगे आपके एक्सपीरियंस, और किस तरह के पेशेंट के साथ में कैसे आप लोगों को पेश आना पड़ता है, मरीज आपके साथ में किस तरह पेश आते हैं? मैम, मैंने जब से नर्सिंग स्टार्ट किया है उसके बाद से मैंने कंटिन्यू आईसीयू में जॉब स्टार्ट किया है। तो आईसीयू में तो हमने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो एकदम जिसकी लाइफ एंड ऑफ लाइफ के पेशेंट हो। उसके साथ साथ हमको रिलेटिव्स को भी देखना होता है, क्योंकि उस टाइम पे पेशेंट के पास रिलेटिव होते नहीं आईसीयू में। तो पेशेंट का ट्रीटमेंट करना और रिलेटिव को भी संभालना, दोनों हमको उसको हैंडल करना होता है। क्योंकि कई बार रिलेटिव्स आके पूछते हैं इतना टाइम हो गया, कब ठीक होंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स आईसीयू में होते हैं, तो उनको भी संभालना होता है और साथ में पेशेंट को भी।
कई पेशेंट तो ऐसे होते हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं, ज्यादा टाइम तक आईसीयू में रहते हैं, उनके साथ हम एक फैमिली जैसे हो जाते हैं। फिर वो जब ठीक होके जाते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पेशेंट नहीं ठीक हो पाते हैं, उस टाइम पे बहुत दुख होता है। जी बिल्कुल सही बताया कोमल आपने, क्योंकि मैंने खुद ने अनुभव किया है जब मेरे पापा कैंसर से पीड़ित थे और बार बार, क्योंकि कैंसर पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। जब पापा नहीं रहे तो वहाँ के जितने भी नर्सिंग स्टाफ विंस अस्पताल में पापा को हमेशा रखते थे, और जब भी ऐसा हादसा हुआ तो सभी नर्सिंग स्टाफ ने स्पेशल, जब मैं दोबारा गई वहाँ पर, तब सभी लोग मुझे मिलने आए और कहा कि हमें बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो जब भी आते थे बहुत जिंदा दिली से सबको मिलते थे, वो कभी मरीज़ की तरह नहीं आते थे। तो एक बॉन्डिंग हो गया था सभी के साथ। आप बहुत सही बता रही हैं कि एक परिवार का हिस्सा जब आप लोग बन जाते हैं तो तभी उनको परिवार के सदस्य की तरह ही आप लोग याद आते हैं कि हमें जिस तरह आप ट्रीट करते हो तो आप भी परिवार का हिस्सा हो। आईसीयू की बात कर रही हैं आप, क्योंकि आप वैसे भी आईसीयू इंचार्ज है, आप जब से काम कर रही हैं आईसीयू से ही जुड़ी हुई है। आईसीयू में मरीज के परिवारजनों को बार बार आने जाने पे रोक होती है, क्योंकि इन्फेक्शन का डर होता है, इसीलिए उनको आने जाने नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में परिवार के जो सदस्य हैं उनको बीइंग ए नर्स आप कैसे समझाती हैं, किस तरह से आप उनके साथ में पेश आती हैं? उस टाइम पे हम ऐसा बोलते हैं कि आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम लोग हैं, हम उनके फैमिली जैसे ही है। जैसे अगर बहुत यंग एज हो तो उनको समझाते हैं कि हम उनके फ्रेंड जैसे हैं, जैसे कोई बहुत ओल्ड एजेस पीपल हो तो उनको बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स जैसे, कि हम नहीं तो हमारे ग्रैंडफादर, ऐसा हम उनको समझाते हैं, हम उनका ध्यान रखेंगे, आप टेंशन मत लो। हम उनको ऐसे काउंसलिंग करते हैं, भले उनको टेंशन तो होती ही है, लेकिन हम उन्हें ऐसे ही बोलते हैं कि हम हैं यहाँ पे उनका ध्यान रखने के लिए, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम उनका अच्छे से केयर रखेंगे, ऐसा हम उनको समझाते हैं। जी, एक पर्सनल सवाल है जी। जिस तरह हम मीडिया के लोग 24 घंटे काम करते हैं, आप लोगों का यूं तो लिमिटेड ड्यूटी होती है, मगर हालात के हिसाब से होता है, आपको भी हमारी तरह बहुत लंबी ड्यूटी करनी पड़ती है। तो ऐसे में परिवार कैसे सपोर्ट करता है? पर्सनल लाइफ कितनी इफेक्ट होती है? पर्सनल लाइफ तो बहुत इफेक्ट होती है। कई बार फैमिली सपोर्ट करती है, कई बार वो भी थक जाते हैं कि पूरा टाइम जॉब ही देखोगे, फैमिली नहीं देखोगे। कई बार सपोर्ट भी करते हैं और कई बार वो मना भी करते हैं, लेकिन उस टाइम पे हमको उनको संभालना पड़ता है कि नहीं, ये हमारा जॉब है, यहाँ पे हमको जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और फर्ज है जब सभी लोग त्योहार मनाते होते हैं तब आप हॉस्पिटल में ड्यूटी पर होते हैं, ऐसे कभी हालात हुए हैं? हाँ मैडम, बहुत बार हुआ है। वो तो फिर हमारा फर्ज है, अगर हम भी त्योहार बनाएंगे तो यहाँ जो पेशेंट एडमिट है, जो अपने लाइफ के लिए फाइट कर रहे हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा? कभी अफसोस नहीं होता कि क्यों मैं इस फील्ड में आ गई, क्योंकि मेरी लाइफ नहीं रही, मेरे परिवार के सदस्य सफर होते हैं, ऐसा कभी होता है? ना मैम, अफसोस नहीं होता है। हमारे वजह से कोई ठीक होकर जाता है, किसी की जान हम बचा सकते हैं, उससे खुशी ज्यादा होती है। बिल्कुल सही है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि भगवान ने जब माँ बनाई उसके बाद में ये सोचा होगा कि बीमार के पास में कौन रहेगा, इसीलिए आप लोगों को बनाया है। वाकई आपको सबको सलाम है। और अभी वैसे आप सबकी बदौलत पूरा हिंदुस्तान स्वस्थ है। जितने भी मरीज़ कोविड-19 की अगर हम बात करें तो वो मरीज़ों के पास में परिवार के सदस्य भी नहीं जा सकते हैं, और आपके द्वारा वो ठीक हो रहे हैं। आप खुद की ज़िंदगी को खतरे में डालकर, जैसे आपके वहाँ से ही आप ही के सदस्य, आप ही में से एक सदस्य है रेचल राठौड़, जो अभी ड्यूटी निभा रही है। अब बात करेंगे, कोकिला सरोज जी हमारे साथ में जुड़ेगी। कोकिला जी नमस्ते। चेयर चेंज हो रही है और ये आ गए हैं हमारे पास में। कोकिला सरोज जी। जी मैम, नमस्ते। नमस्ते। सलाम है आपको। थैंक यू मैम। क्या शेयर करोगे?
नर्सिंग का मैंने खुद से ही चूज करके मैंने ये फील्ड चूज किया मैम। जब जर्नी मैंने स्टार्ट किया तो स्टाफ नर्स से स्टार्ट किया था और काफी अच्छे से मेरा वो जर्नी रहा। यहाँ पे ट्राई कलर हॉस्पिटल्स में मैं 1.5 ईयर से हूँ और यहाँ के हमारे जो सीईओ है डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मैं अभी फ्लोर इंचार्ज पूरा वार्ड मैनेज कर रही हूँ। काफी खुशी होती है मुझे। जी, खुशी होती है, मगर साथ साथ में कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि ये एक सर्टेन पीरियड तक हर एक व्यक्ति मोनोटोनस ज़िंदगी से ऊब जाता है और ये काम ऐसा है कि रोज़ाना वही काम करना है, वही ड्यूटी करनी है, उसमें कोई बदलाव नहीं। मरीज़ बदले हैं मगर आपकी ड्यूटी वही की वही रहती है। ऊपर से मरीज़ जब बदलते हैं तो आपके उनको काउंसलिंग करने का अंदाज़ बदलना पड़ता है, उनको समझने का अंदाज़ बदलना पड़ता है। इतनी हिम्मत, इतनी ताकत कहाँ से लाते हैं आप लोग? वो मैम एक्चुअली पेशेंट को देख के ही हमको मतलब में वो हिम्मत भी उनसे ही हमको जज्बा मिलता है और खुद से जो हमने जो प्रोफेशन चूज किया है तो वही हमको हमारा फर्ज भी याद दिलाता है कि नहीं, फैमिली बाद में, पहले हमको जो जिस काम के लिए हम आए हैं वही हमें करना है। तो बस खुद से ही इतना हिम्मत मिलता है मैम। बहुत सही बताया। कभी कभी ऐसा होता है कोकिला जी कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं मगर वहाँ के नर्सिंग स्टाफ से इतना बॉन्डिंग हो जाता है तो डॉक्टर को मिलने के बजाय लोग नर्सिंग स्टाफ को मिलना ज़्यादा पसंद करते हैं कि इनसे बात कर लें, शायद हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपके साथ ऐसा कुछ होता है? सडनली मैम आज ही अभी हुआ है, एक 1 आवर पहले ही हुआ है मेरे साथ ऐसा। जी, क्या बात है? एक पेशेंट थे, वो अभी मतलब मैं डिस्चार्ज करके घर चले गए थे, फिर वो फॉलोअप के लिए ओपीडी बेसिस पे अभी मिलने के लिए आए, स्पेशल हमको मिलने के लिए हमारे फ्लोर पे आए कि सिस्टर हम आपसे मिलने के लिए पहले आए। हाँ, उसमें फैमिली रिलेशन उनके साथ में हो जाता है। जी जी जी। वैसे देखा जाए तो आप लोग आधे डॉक्टर होते हैं क्योंकि भले डॉक्टरी का वो लेबल नहीं लगता है मगर आपके अनुभव कुछ जगह पर मैंने देखा है। मेरे एक अंकल थे, वो नहीं रहे, डॉक्टर मयूर हाथी, बहुत ही अच्छे डॉक्टर, और वो हमेशा कहते कि मेरा जो नर्सिंग स्टाफ है उनके पास से मैं खुद सीखता हूँ। भले मैं पढ़ा जो मेरी डिग्री है मगर मैं मेरे स्टाफ से भी कभी कभी सीख लेता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे अनुभव भी डॉक्टरों को भी होते हैं और आपको भी होते हैं। जी मैम, है ना? हाँ। आखिर में क्या कहोगे? हम इस चर्चा को यहाँ विराम देंगे। आखिर में मैं सभी से कुछ जानना चाहूँगी, क्या संदेश देना चाहोगे अपने बरोडियन को? बरोडियन आपको थैंक यू कहता है, आपको थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, मगर आप क्या संदेश देना चाहोगे? ये सारे अभी हालात जो चल रहे हैं, आज आपका दिवस है तो क्या कहना चाहोगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी मैम, क्या कोविड से डरने की जरूरत नहीं है। अभी जो भी है वो उससे फाइट करना है हमें और बस जीत लेना है। बिल्कुल जीतेंगे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में जुड़ी थी चित्रा कुमार, कोमल जोशी और कोकिला सरोज। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और बस इसी तरह आप हमारे हिंदुस्तान का, वडोदरा शहर का, गुजरात राज्य का नाम रोशन करते रहें और अपनी जो ड्यूटी है उसमें सक्षम रहें और हमेशा सफल रहें। भगवान आपके साथ है, क्योंकि हमारे साथ हो ना हो, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के साथ में ऊपर वाला हमेशा सीधे कनेक्शन में रहता है, इसीलिए आप लोग हमें सबको ठीक कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, सलाम है आप सभी को। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हम जब मना रहे हैं, वडोदरा शहर की ऐसी 3 नर्स से हमने बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि वो किस हालात से गुजरते हैं, किस तरह वो मरीज़ों के साथ में उनका किस तरह से बॉन्डिंग हो जाता है। और तीनों की बात में एक अहम बात सामने आई है और वो ये है कि ये
जो पेशा है उन्होंने खुद ने चुना है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हैं लोगों की सेवा करके। ड्यूटी और साथ साथ में सेवा, ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तब सफलता भी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और VNM के साथ में जुड़ते रहे। YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और दिन भर के देश, दुनिया, राज्य और शहर की खबरों से अपने आप को रखें अपडेट। नमस्कार।